अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। सीएसएस एंथ्रोपोलॉजी के सेकंड लेक्चर के साथ मैं हूं असद एजाज भट्ट और हम आज तफसील से डिस्कस करेंगे वो 10 सवालात, दोस 10 बिग क्वेश्चंस दैट आई मेंशन्ड एट द एंड ऑफ आवर फर्स्ट वीडियो। वो 10 सवालात कौन से हैं? बेसिकली मैंने कोई सवालात कंस्ट्रक्ट नहीं किए, लाइक नॉट I've not framed the questions, I've not phrased any questions in particular. What I've just done is that I've picked those 10 areas of the syllabus और उनको मैं इसलिए हाईलाइट करना चाहता हूं क्योंकि एक जो प्रिडिक्टेबिलिटी जिसकी मैंने पहली वीडियो के अंदर बात की थी कि एंथ्रोपोलॉजी के सिलेबस के बारे में है, और इसी दैट एड्स टू द अपील ऑफ दिस एज अ वेरी वेरी गुड CSS course because this course is very very easy to prepare and also very very interesting. वो 10 सवालात क्या हैं? वो 10 सवालात जैसे मैंने कहा एरियाज ऑफ द सिलेबस है। मैंने एग्जैक्ट कोई सवाल फ्रेज नहीं किया, पर वो एरियाज हाईलाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दैट बिल्ड्स क्लैरिटी। आप जब उन 10 एरियाज के बारे में सोचेंगे तो आपको पता होगा कि मुझे एक सवाल पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी में से आना है, या एक सवाल इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी में से आना है, या मुझे एक सवाल आना है थेरीज के अंदर से, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जब आप उन 10 को अलग अलग समझ के पढ़ने की कोशिश करते हैं तो क्लैरिटी बहुत ज्यादा ऐड होती है। आपको पता होता है अच्छा इनमें से एक या दो एरियाज हैं मेरे वीक हैं या मुझे नहीं आते, तो एग्जाम में मैंने उनके सवाल को टच करने की कोशिश नहीं करनी। पहले लेक्चर के अंदर व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी इसकी हमने कुछ डिस्कशन की थी और हमने ये बात की थी कि इट इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमंस, और मैंने उसमें बात की थी कि जो पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी है, इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी, एट द एंड ऑफ द डे आवर फोकस इज ह्यूमंस, कि इंसान की जहनी और जिस्मानी और मुख्तलिफ तरह से जो इंसान की एवोल्यूशन हुई है वो हुई है व्हेन humans have interacted with their political environment, with their economic environment, और उससे एक चीज जनरेट होती गई जिसको हम कहते हैं कल्चर। और जितनी सीएसएस की एंथ्रोपोलॉजी है वो बेसिकली कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी है या सोशल एंथ्रोपोलॉजी है, और उसके चूंकि हम कल्चर जनरेट हुआ या कल्चरल या सोशल एंथ्रोपोलॉजी जनरेट हुई एज द मैन इंटरेक्टेड विद हिज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, तो इसलिए इसके जो मेन जुज हैं, कंपोनेंट्स हैं, वो पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी भी है, या उसको हम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इसी तरह इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी, और इसी तरह जो थेरीज वगैरह हम पढ़ेंगे वो भी ज्यादा होंगी उन थेरीज के बारे में हम पढ़ेंगे, या वो थेरीज हम पढ़ेंगे जिनका ज्यादा नाता जो है वो कल्चरल और सोशल एंथ्रोपोलॉजी से। जैसे कि मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि एक फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी भी है जो आपकी बेसिकली रिलेट्स टू द फिजिकल वर्ल्ड एंड हाउ मैन इंटरेक्ट्स विद द फिजिकल वर्ल्ड, पर वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। कुछ हद तक हम आर्कियोलॉजी को डिस्कस करेंगे पर वो भी हमारे सिलेबस का कोई मेन हिस्सा नहीं है। अब आते हैं क्विकली उन 10 बिग क्वेश्चंस की तरफ। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? अब पहला तो आपका है what is culture, the functions of culture, and cultural and slash oblique social anthropology, क्योंकि हम इंटरचेंजेबली इन टर्म्स को अमूमी तौर पे इस्तेमाल करते हैं। पहले लेक्चर में मैंने थोड़ी सी बात की थी इसके बारे में कि कल्चर और सोशल एंथ्रोपोलॉजी कौन है। अच्छा, जो कल्चर है और सोशल एंथ्रोपोलॉजी है इसके ऊपर आपका पहला सवाल आता है, जिसके अंदर बेसिकली एंथ्रोपोलॉजी की डेफिनेशन को भी आप इसमें शामिल कर लें, कल्चर की डेफिनेशन को इसमें आप शामिल कर लें, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कल्चर उसको आप इसमें शामिल कर लें। ये आपका पहला अमूमी तौर पे सवाल है। इसके अंदर फंक्शंस ऑफ कल्चर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर अक्सर क्वेश्चंस आते हैं, या आप मैं स्लाइड्स इसलिए चेंज कर रहा हूं कि आप इसको देख भी सकें कि हमारी स्लाइड्स की लेंथ और ब्रेथ क्या है। Why do we need culture, characteristics of culture, और functions of culture जो मैं already explain कर चुका हूं। How do children internalize culture? So when you're born into a certain culture, of course nobody teaches you what your culture is. In some ways parents or your social environment would, but you do not, it's not something that is taught to you formally in schools or elsewhere. You just internalize the culture. And how does that process of internalization work is very very important. Then what are the components of a culture?
And then the sub-disciplines of anthropology, we already talked about these in the first lecture जब मैं anthropology को इंट्रोड्यूस करा रहा था, जिसमें हमने चार इसकी सब फील्ड्स की बात, आपको याद होगा मैंने एक पाई डायग्राम बनाई थी और उसके थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी. नाउ दिस इज द सेकंड बिग क्वेश्चन व्हिच इज फैमिली एंड मैरिज. अब फैमिली और मैरिज के ऊपर हर दफा सवाल अमूमी तौर पर आता है सीएसएस में, वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड वेरी वेरी इजी क्वेश्चन टू डू. अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मैरिज. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैरिज, एक सवाल इसमें इंपॉर्टेंट, और दूसरा है व्हाट आर द रेजिडेंस पैटर्न्स. आई थिंक थोड़ी सी बात हमने इसके बारे में पहली क्लास में की थी. ये मोनोगमी और पॉलीगमी और पोलिजिनी, ये सब आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैरिजेस हैं. और इसके साथ साथ टाइप्स ऑफ फैमिलीज क्या, ब्लेंडेड फैमिली जिसको हम जिस तरह कहते हैं ना, जॉइंट फैमिली है, यानी न्यूक्लियर फैमिली या कॉन्सेंगुइनियल फैमिली, कॉन्जुगल फैमिली, ऑल ऑफ दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज. तो आप देखिए, इसको आसान तरीका फैमिली और मैरिज को समझने का क्या है कि आपकी शादी होती है, उस शादी के बाद आपका एक रेजिडेंस पैटर्न जनरेट होता है कि जो खामंद और बीवी हैं, क्या वो अपने किसी सेपरेट घर में रहेंगे या खामंद के पेरेंट्स के घर में रहेंगे या बीवी के पेरेंट्स के घर में रहेंगे. उससे एक रेजिडेंस पैटर्न जनरेट होता है. और व्हेन दे हैव सम ऑफस्प्रिंग और फैमिली आगे बढ़ती है, तो उसके बाद आपका एक टाइप ऑफ फैमिली जनरेट होती है. तो एक है आपकी टाइप ऑफ मैरिज, शादी हुई, उसके बाद है आपके रेजिडेंस पैटर्न्स, और तीसरी चीज है टाइप ऑफ फैमिलीज. अब ये तीन फैमिली और मैरिज के अंदर ब्रॉड क्वेश्चंस हैं, इन सब की दो दो तीन तीन हेडिंग्स हैं, एज सिंपल एज दैट. अब इससे ज्यादा क्लैरिटी के साथ आप इस पूरे टॉपिक को नहीं समझ सकते. मेरा यहां एज एन इंस्ट्रक्टर काम ही ये है, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं, बड़ी सादा सी अंग्रेजी में लिखी हैं, आप खुद भी पढ़ के समझ सकते हैं. मेरा एज एन इंस्ट्रक्टर काम क्या है कि मैं आपको क्लैरिटी प्रोवाइड करूं. ये जो अगर 300 स्लाइड्स हैं, तो इन 300 स्लाइड्स को मैं आपको लॉजिकली अंडरस्टैंड और लॉजिकली मेमोराइज करने का भी तरीका बताऊं. अब जिस तरह ये मैं तरीका बता रहा हूं कि आई एम ब्रेकिंग द होल सिलेबस डाउन इनटू 10 बिग थिंग्स, एंड हर वो जो 10 चीजें हैं उनमें एक एक या दो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनके ऊपर एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है. तो वो मैं आपको साथ साथ बताता जा रहा हूं, और उन्हीं के ऊपर मैंने यहां पे स्लाइड्स भी कायम कर रखी हैं. ये देखिए, एंथ्रोपोलॉजी में डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और पहली क्लास में मैंने आपको इस कोर्स की ये बात भी बताई थी कि वन ऑफ द एड-ऑन्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, व्हाई यू वुड वांट टू हैव दिस कोर्स, इज दैट अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है डायग्रामिंग करने की, क्योंकि सिलेबस इस तरह है कि एक कॉन्सेप्ट है और उससे बहुत सारी चीजें ब्रांच आउट करी, तो फिर उसको आप मुख्तलिफ किस्म की पाई डायग्राम्स एंड दिस एंड दैट बना सकते हैं, हायरार्किकल डायग्राम्स, कोई लाइन डायग्राम्स, जिस तरह यहां पे हमने बनाई हुई है. अच्छा, जो थर्ड बिग क्वेश्चन है, किनशिप एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन. किनशिप क्या होती है, व्हाट इज अ किन, व्हाट इज अ डिसेंट ग्रुप, किनशिप के फंक्शंस क्या हैं, डिसेंट ग्रुप्स क्या होते हैं. अच्छा, इसमें अब जो एक मेजर सवाल है वो ये है कि डिसेंट ग्रुप्स की टाइप्स क्या है. यहां पे आप देख सकते हैं लिनिएज, मैट्रिलिनियल डिसेंट, यानी आप अगर मैं किसी खानदान से, किसी पीढ़ी से अपना डिसेंट ट्रेस करता हूं, तो वो मैं डिसेंट कैसे ट्रेस करता हूं, वो क्या मैं अपनी मां की लाइन से डिसेंट ट्रेस कर रहा हूं, वालिद की लाइन से डिसेंट ट्रेस कर रहा हूं, या कुछ कम्युनिटीज या कल्चर ऐसे हैं जहां डिसेंट दोनों जगह से ट्रेस हो रहा है. तो बेसिकली ये डिसेंट जो है, इट वेरीज फ्रॉम कल्चर टू कल्चर, कि डिसेंट को ट्रेस करने का तरीका कार क्या होगा, और उसी तरीके की बेसिस के ऊपर ये डिसेंट ग्रुप्स बने. देखिए, ग्रुप्स बनने के मुख्तलिफ क्राइटेरिया हो सकता है ना. यहां एक ग्रुप बनने का क्राइटेरिया ये है कि हम डिसेंट को कैसे ट्रेस कर रहे हैं, क्या वो डिसेंट में अपनी वालदा के थ्रू ट्रेस करता हूं या वालिद के थ्रू ट्रेस करता हूं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. देन व्हाट इज अ क्लैन, डिसेंट और क्लैन में क्या फर्क है, और दैट्स इट. तो जो तीसरा सवाल है, इट्स वेरी वेरी सिंपल. उसमें बेसिकली एक क्लैन है, एक डिसेंट कैसे ट्रेस होती है, और डिसेंट जो है उसकी टाइप्स क्या है. फिर है इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन. अब बेसिकली इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी एक सब फील्ड है कल्चरल या सोशल एंथ्रोपोलॉजी की, और उसको आप यहां देख सकते हैं कि उसमें कुछ कुछ
इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट हैं, जैसे मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी, उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि रैशनल चॉइस क्या होती है और यूटिलिटी क्या चीज होती है, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वगैरह वगैरह, मार्जिन एनालिसिस एटसेट्रा एटसेट्रा। रैशनल चॉइस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा जो है वो है ये सब्सटैंटिविस्ट और फॉर्मलिस्ट की डिबेट। इसको हमने यहां, चाहे तो आप ये स्लाइड्स भी हम करेंगे, लेकिन इसको हमने एक टेबल में यहां बसाने की कोशिश की है कि ये सारी चीज एक ही जगह पे, आई ब्रिंग इट ऑल टुगेदर अंडर वन टेबल, कि फॉर्मल सब्सटैंटिविस्ट क्या कहते हैं और फॉर्मलिस्ट क्या कहते हैं, और फिर एक इंस्टीट्यूशनलिस्ट और इंडिविजुअल चॉइस के ऊपर भी कुछ डिबेट है। फिर ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं इसके अंदर, जैसे कि प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, और फिर लेबर से रिलेटेड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे सिलेबस की है वो है, अगला टॉपिक जो है वो है डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज। अब इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी के बाद जो अगली चीज है वो है डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज, यानी इनहेरिटेंस वगैरह वगैरह। अब मुख्तलिफ कल्चर्स में इनहेरिटेंस, शादी हो तो आपको पेरेंट्स क्या गिफ्ट देते हैं, अब ये भी एक ऐसी चीज है जो कल्चर को डिफाइन करती है कि कल्चर में इकोनॉमिक एक्सचेंज कैसे हो रही है और रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रही है। तो इसको आप इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी के साथ लिंक कर सकते हैं, बट यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड इट एज अ सेपरेट क्वेश्चन। इसमें दो तीन कॉन्सेप्ट हैं, एक है जनरलाइज्ड रेसिप्रोसिटी का, एक है बैलेंस्ड रेसिप्रोसिटी का, और एक है नेगेटिव रेसिप्रोसिटी का, और एक कॉन्सेप्ट है रीडिस्ट्रीब्यूशन का। ये चार मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं। गिफ्ट्स, मुख्तलिफ कल्चर में किस किस टाइप के गिफ्ट्स हैं, एक तो उसकी कुछ टाइप्स हैं, बट यू डोंट नीड टू रिमेंबर ऑल ऑफ दोस। और फिर मेजर तीन चार कॉन्सेप्ट्स हैं, छोटे छोटे, जस्ट वन लाइनर, यू जस्ट नीड टू नो व्हाट दे आर, कि रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, नेगेटिव रेसिप्रोसिटी क्या है, बैलेंस्ड रेसिप्रोसिटी क्या है, और जनरलाइज्ड रेसिप्रोसिटी क्या है। अच्छा, इसमें आप देख सकते हैं कि यहां मैंने जिस तरह इधर ये बात लिख रखी है कि एम्प्लॉयड बाय द इनका एम्पायर। अब इनकाज वो लोग थे जो एक साउथ अमेरिकन एंशिएंट पीपल्स। तो अब आपको यहां नजर आएगा कि मैंने स्लाइड्स के अंदर लिंक किए हुए हैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मुख्तलिफ लोगों, मुख्तलिफ कम्युनिटीज या मुख्तलिफ कल्चर्स के साथ भी, जो अच्छी एग्जाम्पल्स आपकी बनेंगी। एग्जाम में अगर आप रीडिस्ट्रीब्यूशन का सवाल करते हैं तो वहां आप इनकाज के नाम से कोई भी हेडिंग बना सकते हैं, राइट। तो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि आप इसको रिलेट कर सकें किसी रियल लाइफ इवेंट या किसी कम्युनिटी के साथ। अच्छा, अगला टॉपिक जो मेजर है वो है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब दिस इज द नेक्स्ट बिग टॉपिक। अब दुनिया में पॉलिटिकल सिस्टम्स इवॉल्व कैसे हुए उसकी मैंने थोड़ी सी यहां तारीख लिख रखी है, लेकिन असल जो चीज है यहां करने वाली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वो ये है कि टाइप्स क्या है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस की, और इंसान जैसे जैसे इवॉल्व होता गया political organization evolve होती गई from very primitive and ancient types of political organizations like bands and tribes and so on and so forth and chiefdoms। हम इवॉल्व करते करते एक मॉडर्न स्टेट के कॉन्सेप्ट पे आ गए। अब ये जो स्टेट का कॉन्सेप्ट है ये आपको पता है, इट्स अ वेरी कंटेम्प्रेरी एंड रीसेंट फिनोमिना। अब स्टेट का कॉन्सेप्ट आज से कोई 2-3-4 हज़ार पहले तो एग्जिस्ट नहीं करता था। फिर जब ये स्टेट्स का कॉन्सेप्ट आया और गवर्नेंस जो है वो आपकी स्टेट्स के लेवल पे होती रही एज अपोज टू डिफरेंट ट्राइब्स और डिफरेंट चीफडम्स। तो इसमें हम देखेंगे कि चीफडम क्या होता है, उसको कौन हेड करता है, और वहां डिसीजन मेकिंग कैसी होती है, स्टेट को कौन हेड करता है, वहां हायरार्की क्या है, स्टेट का स्ट्रक्चर क्या है, डिसीजन मेकिंग कैसे होती है। सिमिलरली क्लैन में कैसे होती है, और बैंड्स जो बहुत ज्यादा प्रिमिटिव होते थे, छोटे छोटे बैंड्स कंप्राइजिंग ऑफ 20-30-40 पीपल, उनके अंदर डिसीजन मेकिंग कैसी थी। यहां आप देख सकते हैं ये पता नहीं कितना विजिबल है, लेकिन आपको ये स्लाइड्स मिलेंगी तो आप इसको जूम करके खुद भी देख सकते हैं कि यहां मैंने एक टेबल में इस सारी चीज को समाने की कोशिश की है
कि आपको यहाँ डिफरेंट नजर आएंगी ऑन द, यहाँ इस साइड पे आपको डिफरेंट नजर आ रहे हैं क्राइटेरिया बेसिकली। और यहां हमने दो मेजर चीजों में इसको डिवाइड कर दिया। एक है सेंट्रल, कितना अनसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग थी और कितनी यहां सेंट्रलाइज थी। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी गुड टेबल, किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा, मैंने खुद बनाने की कोशिश की है मुख्तलिफ जगहों से मटेरियल लेके। कुछ किताबों में इनकी इंडिविजुअल इन सब क्राइटेरिया की बातें हुई हैं, बट आई ट्राइड टू ब्रिंग दिस ऑल टुगेदर। यहां आप देख सकते हैं कि टाइप्स ऑफ लीडरशिप के ऊपर फॉर इंस्टेंस अगर हम देखते हैं तो आपको नजर आएगा कि बैंड में लीडरशिप किस टाइप की है, ट्राइब में किस टाइप की है, चीफडम में किस टाइप की है, और सबसे आखिर में स्टेट में किस टाइप की है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है जी। ऑलराइट, ओके। और फिर ये मजीद इसमें क्राइटेरियाज हैं जिस किताब में ये जिन किताबों से ये इकट्ठा की गई और इनको इकट्ठा करके बनाया गया, वो उनके यहाँ पे मैंने रेफरेंसेस सोर्सेज भी प्रोवाइड किए। अंडरस्टैंडिंग अर्ली स्टेटहुड और स्टेट्स के कॉन्सेप्ट, और इसमें थोड़ी बहुत हमने डिस्कशन कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी की भी की है, जो बेसिकली सिविलाइजेशंस के दरमियान, स्टेट्स के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उसमें एक जो हंटिंगटन की भी थ्योरी है सिविलाइजेशंस के कॉन्फ्लिक्ट या क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन जिसको कहते हैं, वो यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको डिस्कस किया। और फिर जब स्टेट्स की बात होती है तो नेशनलिज्म, मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, जिन्होंने स्टेट के रोल को डिफाइन किया और रीडिफाइन किया, वो सब कॉन्सेप्ट्स भी हम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के टॉपिक में क्विकली डिस्कस करेंगे। अगला मेजर जो हेड है वो है रिलीजन। अब ये पांचवा या छठा जो भी, मैं असल में आई एम नॉट टेकिंग अकाउंट ऑफ द नंबर, पर वो आप देखते जाइए। रिलीजन में, रिलीजन क्या है, सुपरनैचुरल बीइंग्स कौन है उसमें, गॉड्स गॉडेसेस हैं, एंसेस्ट्रल स्पिरिट्स। अच्छा, इसमें दो कॉन्सेप्ट्स हैं एनिमिज्म के और एनिमिटिज्म के, उनको हम क्विकली डिस्कस करेंगे। और उसके बाद आपके रिलीजियस स्पेशलिस्ट कौन है, लाइक पीपल हु आर द क्लर्जी, पीपल हु प्रैक्टिस रिलीजन, जिसके अंदर मुख्तलिफ कल्चर्स और मुख्तलिफ सोसाइटीज में मुख्तलिफ लोग हैं, शमन्स हैं, और फिर मुख्तलिफ कल्चर्स के अंदर रिलीजियस रिचुअल्स क्या हैं, सेरेमोनीज क्या हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट है फंक्शंस ऑफ रिलीजन, रिलीजन क्या फंक्शंस करता है, और फिर एंशियंट रिलीजन्स कौन से थे, और फिर वो मॉडर्न कंटेम्प्रेरी रिलीजन्स कौन से हैं। तो बेसिकली दुनिया में मुख्तलिफ जो रिलीजन्स के कंपैरिजन होते हैं, जिसको हम कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन्स कहते हैं, वो भी थोड़ा सा हम करेंगे। वी वुड नॉट गो इनटू डिटेल्स, बट वी वुड जस्ट टच वेरी लाइटली ऑन दिस। अच्छा, अगला टॉपिक जो आपका बड़ा है वो है, उसको कहते हैं सोशल चेंज। तो इस पे भी अक्सर सवाल आता है कि चेंज का प्रोसेस क्या है। इसको हम सोशल या कल्चरल चेंज कह सकते हैं, विच इज़ आवर नेक्स्ट बिग टॉपिक। अमूमी तौर पर मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि इफ़ यू वांट टू डू दिस। मैं खुद जब CSS का एंथ्रोपोलॉजी दिया था तो मैंने सोशल कल्चरल चेंज के सवाल को अमूमी तौर पे स्किप कर दिया करता था, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल भी है और हल्का सा इस पे मटेरियल बहुत ज़्यादा नहीं मिलता आपको लिखने के लिए। अच्छा, अगला, क्योंकि इस पे एग्जांपल्स नहीं बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगी। जिस तरह आप एथनिसिटी को डिस्कस करें, कल्चर को डिस्कस करें, तो मुख्तलिफ दुनिया में कल्चर्स की, कंटेम्प्रेरी, प्रिमिटिव, एंशियंट सोसाइटीज़ की आप एग्जांपल्स दे सकते हैं। यहाँ वो चीज़ बहुत ज़्यादा कल्चर के क्वेश्चन, सोशल चेंज के क्वेश्चन में वो मौका नहीं मिलता। उसके बाद अगला टॉपिक है एथनिसिटी एंड रेस। एथनिसिटी क्या है, और एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक, कि उसके रूट्स क्या हैं। फिर रेस क्या है, और इसमें कुछ थेरीज को हमने डिस्कस किया। इसी के अंदर एक छोटी सी चीज़ है जिसको हम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। फिर कास्ट एंड कास्टिज्म, जेंडर एंड सेक्सिज्म, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अच्छा, इसमें जब एथनिसिटी की बात करते हैं तो दो चीज़ें हैं, दो कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम कहते हैं एनकल्चरेशन, और एक है acculturation या acculturation, whatever you want to call it this, और एक है एनकल्चरेशन। ये एग्जामिनर की बड़ी फेवरेट चीजें हैं कि जब हम बेसिकली
आप कल्चर की इंटरनलाइजेशन या एडॉप्शन कैसे होती है, और इसको हम एक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि अब मॉडर्न टाइम्स पे एथनिसिटी, कास्ट, रेस, इनकी प्लेस क्या है इन दिस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, बिकॉज एथनिसिटीज, और अब वो जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस था एथनिक आइडेंटिटी के ऊपर, वो अब डाइल्यूट होती जा रही है, एथनिक आइडेंटिटीज इन दिस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड वेयर यू नो cultures and ethnicities are so strongly intermingled, and within, especially the big cosmopolitan cities of the world. Take the example of New York, for instance, जहाँ पे दुनिया की हर ethnicity तकरीबन आपको मिल जाएगी, और place like maybe London. तो आप इस तरह की ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में, जहाँ देर इज मूवमेंट ऑफ पीपल, इंफॉर्मेशन, कल्चर, वहाँ पे एथनिसिटी या एक स्ट्रॉन्ग एथनिसिटी या रेसेस की या प्लेस क्या रह चुकी है, वो जब आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, तो उसके अंदर एकल्चरेशन और एनकल्चरेशन के कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगला हमारा बड़ा क्वेश्चन क्या है, आई थिंक दिस इज योर सेवेंथ और एट्थ और नाइन्थ क्वेश्चन, व्हाटएवर, इज एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च। अब रिसर्च मेथड्स क्या, एंथ्रोपोलॉजी के अंदर जितनी रिसर्च या नॉलेज प्रोड्यूस हो रही है, उस रिसर्च या नॉलेज को की प्रोडक्शन के लिए हम क्या रिसर्च टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें कुछ रिसर्च की टाइप्स हैं, और ये बेसिकली एंथ्रोपोलॉजी की चीज़ नहीं है ये। अगर आप मार्केटिंग पढ़ रहे हैं तो मार्केटिंग रिसर्च में भी यही टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं, और ऐसे ही होती है। स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं तो स्टैटिस्टिकल रिसर्च में भी यही टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं। इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक रिसर्च में, फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स की रिसर्च में यही टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं। तो ये उन्होंने कुछ चीज़ें, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के डिफरेंसेस, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी का डिफरेंसेस क्या है, व्हाट इज़ रिलायबल रिसर्च एंड व्हाट इज़ वैलिड रिसर्च। ये भी एक एग्जामिनर का फोकस होता है हमेशा, अक्सर वो जब उसने रिसर्च वाले सेक्शन के अंदर से सवाल देना हो, तो वो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के ऊपर अक्सर एग्जामिनर फोकस करता है। ये आप देख सकते हैं कि अच्छा, रिसर्च की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, डेटा कलेक्शन के टूल्स क्या हैं, वही बेसिक टूल्स के ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनर्स, इंटरव्यूज, जो आप यूनिवर्सिटी के अंदर बार बार रिसर्च मेथड्स का आपने जो कोर्सेज हम हर डिग्री में आप पढ़ाए जाते हैं, उनमें सारी यही बातें लिखी हुई हैं। अच्छा, चूंकि बहुत ज़्यादा एंथ्रोपोलॉजी की रिसर्च होती है कम्युनिटी एंगेजमेंट के साथ, क्योंकि आपने कल्चर को अंडरस्टैंड करना है, तो रिसर्चर्स उस कल्चर के अंदर रहने की अमूमी तौर पे कोशिश करते हैं। तो इसमें ये एमिक और एटिक दो बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर आप इनको यहां से देखें। रेफर टू टू काइंड्स ऑफ फील्ड रिसर्च डन एंड व्यू पॉइंट्स ऑब्टेन्ड, एमिक फ्रॉम विद इन द सोशल ग्रुप from the perspective of the subject, and ethic from outside from the perspective of the observer. अब दोनों में आप एक कम्युनिटी के साथ एंगेज तो कर रहे हैं, लेकिन एक में आप अपने आप को उन शूज में डालते हैं जो कि उस कम्युनिटी में रहने वाले किसी भी इंसान के शूज हो सकते हैं, या उस सोशल ग्रुप में रहते हुए किसी भी इंसान के शूज हो सकते हैं, और उसके लेंस से, उसके नजरिए से चीजों को देखते हैं, उसके पर्सपेक्टिव से चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं। और दूसरा ये है कि आप चाहे रहे उनके बीच में ही रहे हो, बट आप अपने अपने पर्सपेक्टिव से, जो कि आपका कोई ग्लोबल पर्सपेक्टिव भी हो सकता है, या आपके जो ओरिजिन्स हैं, आपकी जो भी एथनिसिटी है, रेस है, जिस कल्चर में आप पैदा हुए हैं, आप उसके पर्सपेक्टिव से या उसके व्यू पॉइंट से उनके कल्चर को व्यू करने की कोशिश करते हैं, उस सोशल ग्रुप के नॉर्म्स को, उस सोशल ग्रुप की वैल्यूज को आप व्यू करने की कोशिश करते हैं। तो ये है एमिक और एटिक। अक्सर एग्जामिनर एमिक और एटिक के ऊपर भी क्वेश्चन दे दिया करता है। अच्छा, और आखिरी जो हमारे सिलेबस की चीज़ है, इसको आप दो अलग सवाल भी कर सकते हैं, एक भी कर सकते हैं। एक है थेरीज और एक है थेरिस्ट्स। कुछ हमारे सिलेबस में थेरिस्ट्स के ऊपर भी अलग से फोकस किया गया, यानी उनकी थेरीज को अलग से पढ़ाया गया और उनके थेरिस्ट्स को अलग से, थेरिस्ट को अलग से पढ़ाया गया। तो आपने देखा यहाँ पे शुरू में एडवर्ड बी टाइलर, और ही इज अ कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट, फिर लुई मॉर्गन और फ्रेजर, ये सब लोग जो हैं आपके, मैं क्विकली सिर्फ दिखा रहा हूं, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ योर सिलेबस जिसके अंदर थेरीज और थेरिस्ट्स हैं। यहाँ पे हम इस वीडियो, ये आपको थेरीज खत्म हो और ये थेरीज है, एवोल्यूशनिज्म, न्यू एवोल्यूशनिज्म, डिफ्यूजनिज्म, फंक्शनलिज्म, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। तो इनके ऊपर हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे
जब हम बिल्कुल अपने सिलेबस के आखिर में पहुंच जाएंगे. So this is the end of the slides. We have around 200 and between 200 and 250 slides for the entire anthropology course. Now this was our second video. I hope you liked the video क्योंकि इसमें मैंने सिलेबस को 10 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया, स्लाइड से उनको दिखाया और हर कैटेगरी के अंदर जो एक या दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बताता गया. ये 10 सवाल अगर आप कर लेंगे एंथ्रोपोलॉजी में, अच्छे मार्क्स आपको जरूर दस्तयाब होंगे. थैंक यू वेरी मच. आई एम जस्ट कमिंग विद माई थर्ड वीडियो इन अ शॉर्ट व्हाइल. बहुत शुक्रिया.